जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हमारी हिंदू लॉ लीगल सीरीज में आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय जो लीगल फील्ड में, खासकर फैमिली लॉ में, बहुत मायने रखता है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे हिंदू विवाह के पंजीकरण पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। ये टॉपिक न सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो भी जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसकी समझ बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 8 को और इससे जुड़े जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू कानून में तो विवाह को हमेशा से एक संस्कार माना गया है। हाँ, एक पवित्र बंधन। बिल्कुल, सेक्रेड इन सैक्रामेंटल यूनियन। हाँ, लेकिन आज का समाज बदल रहा है, रिश्ते जटिल हो रहे हैं और कभी-कभी वैवाहिक स्थिति पर विवाद भी खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और यहीं पर लीगल डॉक्यूमेंटेशन का महत्व सामने आता है। सही कहा। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 8 डाला गया। इसका सीधा सा उद्देश्य था कि हिंदू रीति रिवाज से जो शादियां होती हैं उन्हें कानूनी पहचान मिले, एक सर्टेनिटी आए। यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, और ये गांठ बांधने लायक है, रजिस्ट्रेशन अपने आप में शादी नहीं कराता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये इस बात का एक मजबूत, कह सकते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है कि हाँ, शादी विधिवत हुई थी। बिल्कुल सही। और अगर हम इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1955 के एक्ट से पहले कोई ऐसा यूनिफॉर्म कानून था ही नहीं हिंदुओं में शादी रजिस्टर करने का। अच्छा। हाँ, विवाह को पूरी तरह से धार्मिक और सामाजिक मामला माना जाता था। बस रीति रिवाज हो गए तो शादी हो गई। लेकिन फिर जैसे जैसे समाज आधुनिक हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ा, तो विवाह के होने न होने, उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठने लगे। किस तरह के सवाल? खासकर जैसे बिगिनी के मामले हों, या इनहेरिटेंस मतलब विरासत के झगड़े, या फिर मेंटेनेंस गुजारा भत्ते की बात हो, तब ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि शादी हुई भी थी या नहीं। तो इन सब चैलेंजेस की वजह से जरूरत महसूस हुई कि एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क हो, एक कानूनी ढांचा हो जिससे शादियों को रिकॉर्ड किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। और इसीलिए सेक्शन 8 आया। जी हाँ, इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 8 को शामिल किया गया। इसने स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बना सकती हैं। तो ये सेक्शन 8 असल में कहता क्या है? इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं? देखिए, सेक्शन 8 जो है वो राज्य सरकारों को ये अधिकार देता है कि वे हिंदू विवाहों के पंजीकरण के लिए रूल्स बना सकती हैं। इन नियमों के तहत वो मैरिज रजिस्ट्रार्स अपॉइंट कर सकती हैं, उनका जुरिस्डिक्शन तय कर सकती हैं। जी, और रूल्स ये भी कह सकते हैं कि जो शादी करने वाले पक्ष हैं उनके पास ये ऑप्शन होगा या विकल्प होगा कि वो अपनी शादी को रजिस्ट्रार के ऑफिस में रखें, रजिस्टर में दर्ज करवाएं। हाँ, ये ऑप्शन वाली बात जरूरी है। मतलब शुरू में ये कंपल्सरी नहीं था। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी ने शादी रजिस्टर नहीं भी कराई तो भी उनकी शादी पूरी तरह वैलिड बनी जाएगी, बशर्ते वो शादी सेक्शन 5 की जो एसेंशियल कंडीशंस हैं उन्हें पूरा करती हों, जैसे कि मोनोगामी, सही उम्र, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना होना वगैरह। ठीक है। और रजिस्टर में जो एंट्री की जाती है उसे शादी के एविडेंस के तौर पे एडमिट किया जा सकता है, यानी उसका एविडेंशरी वैल्यू है। हाँ। और एक और बात, अगर कोई जानबूझकर रजिस्टर में फॉल्स एंट्री करता है, गलत जानकारी देता है, तो वो इंडियन पीनल कोड के तहत दंडनीय अपराध भी है। जी, तो सेक्शन 8 की जो नेचर है, उसका जो दायरा है, वो समझना जरूरी है। जैसा आपने कहा, ये शुरू में कंपल्सरी नहीं बनाती थी, ये इनेबलिंग थी। करें या ऑप्शनल रखें, शायद इसके पीछे सोच यही थी कि हिंदू विवाह के पारंपरिक स्वरूप में ज्यादा दखल ना हो। तो इसका उद्देश्य प्रोसीजरल और एविडेंशरी ज्यादा था। ये ना तो शादी बनाता है, ना ही अनरजिस्टर्ड शादी को इनवैलिड करता है अगर वो वैसे वैलिड है। लेकिन सबूत के तौर पे इसकी अहमियत है, बहुत ज्यादा। ये जो एविडेंशरी वैल्यू वाली बात है, इसे थोड़ा और खोलें तो कोर्ट में ये कितना मायने रखता है? बिल्कुल। देखिए, कानून की नज़र में विवाह रजिस्टर में की गई एंट्री को प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब जब तक कोई बहुत मजबूत सबूत लाकर ये साबित न कर दे कि रजिस्टर में लिखी बात गलत है, तब तक कोर्ट यही मानकर चलेगी कि वो एंट्री सही है और शादी हुई थी। अच्छा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इससे झूठे दावे करना या जाली दस्तावेज बनाना या बेवजह के विवाद खड़े करना मुश्किल हो जाता है।
सोचिए अगर कोई पार्टी बाद में कहे कि शादी हुई नहीं थी। जी, ये बहुत होता है मेंटेनेंस केसेस में। जी। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जब पत्नी गुजारा भत्ता मांगती है तो पति अक्सर कह देता है कि शादी ही नहीं हुई। हाँ। या फिर इनहेरिटेंस के मामलों में ऐसी स्थिति में अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो बहुत काम आता है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। एक केस है एस नागलिंगम बनाम शिवगामी, 2001 का केस है। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि हालांकि रजिस्ट्रेशन वैलिड मैरिज के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो दावे को बहुत मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी सपोर्ट देता है। और इससे बर्डन ऑफ प्रूफ कम हो जाती है। जो पार्टी शादी का दावा कर रही है उसका बोझ काफी हल्का हो जाता है। बस सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर दूसरी पार्टी साबित करे कि ये गलत है, जो कि आसान नहीं होता। ये तो हुई इसकी कानूनी अहमियत। लेकिन आजकल की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें रजिस्ट्रेशन क्यों इतना जरूरी माना जाने लगा है? हाँ, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। आजकल देखिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कई प्रैक्टिकल रीजन से बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि पहला तो प्रूफ ऑफ मैरिटल स्टेटस। आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा अप्लाई करना है, जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना है, इंश्योरेंस क्लेम करना है, हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। सही बात है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट्स। ये बिगमी रोकने में मदद करता है। अगर पहली शादी रजिस्टर्ड है तो दूसरी करना कानूनी तौर पर मुश्किल है और उन महिलाओं को बचाता है जिनके पति बाद में शादी से इनकार कर देते हैं। तीसरा, बच्चों की लेजिटिमेसी। रजिस्टर्ड शादी से हुए बच्चों की वैधता पर सवाल उठाना मुश्किल होता है। उनके इनहेरिटेंस राइट्स और सोशल स्टेटस सुरक्षित रहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, ईज इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर कभी दुर्भाग्य से डिवोर्स, मेंटेनेंस या डोमेस्टिक वायलेंस के मामले आते हैं तो सर्टिफिकेट एक पक्के सबूत का काम करता है, प्रोसेस आसान हो जाता है। और धोखाधड़ी से बचाओ। हाँ, बिल्कुल। पांचवा, अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशन। आजकल फ्रॉडलेंट मैरिजेस, खासकर इंटरस्टेट, इंटरकास्ट या एनआरआई मैरिजेस में धोखे के मामले बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इसमें कुछ हद तक रोक लगा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह अपनी आत्मा में तो संस्कार है, लेकिन आज की जरूरतें उसके सिविल और लीगल डायमेंशंस को भी उतना ही महत्वपूर्ण बना रही हैं। रजिस्ट्रेशन इसी का प्रतीक है। बिल्कुल। अब आते हैं उस लैंडमार्क जजमेंट पर जिसका जिक्र अक्सर होता है, सीमा बनाम अश्विनी कुमार, 2006 का केस। इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ, सीमा बनाम अश्विनी कुमार वाकई एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत के सभी नागरिकों के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी यानी अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं? जी नहीं, सभी के लिए। कोर्ट ने चिंता जताई कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ न होने के कारण बहुत सी महिलाएं असहाय हो जाती हैं। पति आसानी से शादी से मुकर जाते हैं, मेंटेनेंस नहीं देते, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। कोर्ट ने पाया कि नकली और अनरजिस्टर्ड शादियों का इस्तेमाल महिलाओं के शोषण के लिए हो रहा था। तो कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को डायरेक्ट किया कि वो अपने यहाँ विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए नियम बनाए। और कोर्ट ने अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या बताए थे? कोर्ट ने साफ कहा कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से चाइल्ड मैरिजेस और बिगमी को रोकने में मदद मिलेगी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए शादी का कंक्लूसिव प्रूफ मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे विवाह संस्था मजबूत होगी। तो सीमा बनाम अश्विनी कुमार के बाद क्या हुआ? क्या सब राज्यों ने इसे लागू कर दिया? इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कई राज्यों ने एक्शन लिया। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, केरल जैसे कई राज्यों ने अपने यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी बनाते हुए रूल्स बनाए या एक्ट पास किए। अच्छा। केंद्र सरकार ने भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम को एनकरेज किया। लेकिन क्या पूरे देश में लागू हो गया? यहीं पर थोड़ी दिक्कत है। आज भी नेशनल लेवल पर कोई एक यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ नहीं है जो सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करता हो। संसद में कोशिशें हुई हैं, पर वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई। तो मतलब अभी भी स्थिति अलग-अलग है राज्यों में? हाँ, कुछ राज्यों में अनिवार्य है, कुछ में अभी भी ऑप्शनल है या पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन में इनकंसिस्टेंसी है। ये एक चैलेंज है। इस पूरे मामले में कोर्ट्स का एटीट्यूड कैसा रहा है? वो रजिस्ट्रेशन को ज्यादा महत्व देते हैं या रिवाजों को? कोर्ट्स का जो जुडिशियल एटीट्यूड रहा है वो काफी बैलेंस्ड है।
एक तरफ कोर्ट्स ने लगातार माना है कि रजिस्ट्रेशन से शादी के दावे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फ्रॉड रुकता है, जैसे हमने एस नागलिंगम केस में देखा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट्स ने ये भी बार बार कहा है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन न होने से कोई वैलिडली हुई शादी इनवैलिड नहीं हो जाती। अगर शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है, सेक्शन 5 की शर्तें पूरी हुई हैं, तो वो वैलिड है। कोई केस लॉ इस पर? हाँ, जैसे थिरुमति एल गुकी बनाम थिरुवेंगम केस था मद्रास हाई कोर्ट का। उसमें यही कहा गया कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ सबूत है, वैलिडिटी तय नहीं करता। लिली थॉमस केस में भी, हालांकि वो धर्मांतरण और बिगैमी से जुड़ा था, कोर्ट ने डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पर जोर दिया था ताकि कानूनों का गलत इस्तेमाल ना हो। तो कोर्ट्स एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम दूसरे पर्सनल लॉज से कंपेयर करें, एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ले, तो क्या दिखता है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, या इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, या पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 है। इनमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है और कई बार वैलिडिटी के लिए जरूरी भी। अच्छा, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम इस मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये शायद हिंदू समाज में जो रीति रिवाजों की डाइवर्सिटी है, उसका सम्मान करने के लिए है। ये एक तरह से धार्मिक चरित्र को बचाता है और साथ में लीगल डॉक्यूमेंटेशन को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह पेश करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ताकि बात और साफ हो जाए। जी। मान लीजिए ए और बी हिंदू हैं, दिल्ली में उनकी शादी होती है, पूरे पारंपरिक तरीके से सप्तपदी वगैरह सब होता है। रिश्तेदार आते हैं, फोटो खिंचती हैं, लेकिन वो सोचते हैं क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन की, और नहीं कराते। ठीक है। कुछ साल बाद उनके बीच अनबन होती है, बी अलग रहने लगती है। वो सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस के लिए अर्जी देती है। एक कोर्ट में आकर कह देता है हमारी तो शादी ही नहीं हुई थी। ओह, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो गई बी के लिए। बिल्कुल। अगर शादी रजिस्टर्ड होती तो बी को बस सर्टिफिकेट दिखाना था, केस काफी हद तक वहीं खत्म हो जाता। हाँ, बर्डन ए पर आ जाता। लेकिन अब बी को गवाह लाने पड़ेंगे, फोटो दिखानी पड़ेंगी, साबित करना पड़ेगा कि सप्तपदी हुई थी, रस्में हुई थी। ये प्रोसेस लंबा भी है, खर्चीला भी, और रिजल्ट भी अनसर्टन हो सकता है। सही। ये उदाहरण बिल्कुल साफ करता है कि रजिस्ट्रेशन सबूत को कितना आसान बना देता है और अधिकारों की रक्षा करता है। तो अब अगर हम इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करें तो क्या बातें सामने आती हैं? देखिए, अब सेक्शन 8 का जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो वाकई ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक ब्लेंड है। ये हिंदू विवाह के धार्मिक संस्कार को भी मानता है और आज की लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत को भी। शुरू में इसे ऑप्शनल रखना शायद विधायिका की तरफ से एक सोचा समझा कदम था, धार्मिक मामलों में दखल से बचने के लिए। हाँ शायद। लेकिन फिर सीमा बनाम अश्वनी कुमार जैसे केस ने दिखाया कि सिर्फ ऑप्शनल होने से काम नहीं चल रहा था। सोशल जस्टिस के लिए, खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए और फ्रॉड रोकने के लिए इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश एक प्रोग्रेसिव कदम था। बिल्कुल, उसने कानून में एक प्रोग्रेसिव डायमेंशन जोड़ा। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, इम्प्लीमेंटेशन की चुनौती तो है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। हाँ, ये सबसे बड़ा पेंच है। इम्प्लीमेंटेशन में इनकंसिस्टेंसी है, ग्रामीण इलाकों में एक्सेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है या वो इसे जरूरी नहीं समझते। तो सिर्फ कानून बनाना या कोर्ट का निर्देश देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए और उससे भी ज्यादा मास एजुकेशन और अवेयरनेस चाहिए। लोगों को समझाना होगा कि ये उनके फायदे की चीज है, बोझ नहीं। जब तक ये गैप लीगल आइडियल और ग्राउंड रियलिटी के बीच का कम नहीं होता, तब तक सीमा बनाम अश्विनी कुमार जैसे निर्देशों का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन हिंदू विवाहों की लीगल और सोशल फाउंडेशन को मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ। भले ही ये एक्ट में हर जगह अनिवार्य ना हो जब तक राज्य सरकार ना करे, लेकिन ये वैवाहिक स्थिति का एक इनवैल्यूएबल एविडेंस जरूर है। ये पति पत्नी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। और सीमा बनाम अश्विनी कुमार ने तो इसे एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी से उठाकर सोशल नेसेसिटी बना दिया है। सही कहा। ये हिंदू विवाह की जो सैक्रामेंटल ट्रेडिशन है और जो मॉडर्न नीड है लीगल सर्टेनिटी की, उसके बीच एक ब्रिज बनाने जैसा है। कोशिश यही है कि विवाह स्पिरिट में सेक्रेड रहे और लॉ में साउंड रहे। सेक्रेड इन स्पिरिट एंड साउंड इन लॉ। आज की ये चर्चा वाकई एक अहम सवाल छोड़ जाती है कि हम कानूनी आदर्शों जैसे अनिवार्य पंजीकरण और जमीनी हकीकत
जैसे कार्यान्वयन की चुनौतियां और जागरूकता की कमी, इनके बीच की खाई को कैसे पाटें। ये सिर्फ सरकारों या अदालतों का काम नहीं, समाज को भी सोचना होगा। उम्मीद है आज की ये गहरी पड़ताल आपको पसंद आई होगी और हिंदू विवाह के पंजीकरण के कानूनी पहलुओं पर आपकी समझ और बढ़ी होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल आंसर्स और दूसरे ज़रूरी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में एक नए कानूनी विषय के साथ।